नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फीसों में इजाफे के खिलाफ जामिया काराकोरम के तुलबा तालिबात एक बार फिर सड़कों पर। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत समेत तरक्की के सभी काम मुतासिर। और श्रीनगर में 2 रोजा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम। KKU यानी काराकोरम यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान में तालीम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। पूरे खित्ते के सभी अजला से तालिबे इल्म यहां पढ़ने के लिए आते हैं। मुख्तलिफ तरह के कोर्स ऑफर करने वाली इस जामिया में कुछ अरसा कबल तक तालीम काफी सस्ती हुआ करती थी। तकरीबन सभी कोर्स की फीस इतनी थी कि गरीब तुलबा भी यहां पढ़ सकते थे। लेकिन हालिया कुछ बरसों में जब फीसों में इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ तो ये फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक साल में 2 बार फीस बढ़ाई जा रही है। गुज़िश्ता महीने भी एक बार फिर फीसों में इजाफा किया गया, लेकिन इस बार तुलबा और तालिबात दोनों ने ही ठान लिया कि बस अब बहुत हो गया। इस तालीम दुश्मन फैसले की जमकर मुखालफत होनी चाहिए और फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया, जो अभी भी बदस्तूर जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत और कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते ये हैं काराकोरम यूनिवर्सिटी के तुलबा तालिबात। वही यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़कर हजारों तुलबा फारिग हो चुके हैं और सैकड़ों अभी भी तालीम जारी रखे हुए हैं। इस बड़ी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले बहुत से तुलबा तालिबात का ख्वाब भी होता है और मजबूरी भी। ख्वाब इसलिए क्योंकि 72,000 मुरब्बा किलोमीटर के इस बड़े से खित्ते की यही सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और आला तालीम का वाहिद इदारा भी। और मजबूरी इसलिए क्योंकि यहाँ के 10 अजला में और कोई इदारा नहीं है जहाँ हायर एजुकेशन मिलती हो। ऐसे में यहीं एडमिशन लेना लाजमी है। लेकिन हालिया दिनों फीसों में हुए इजाफे ने इनके सपनों को तोड़ दिया है और तालीम का ख्वाब शीशे की मानिंद चूर हो गया है। आज काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तुलबा व तालिबात ने इस बात का मैसेज दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के ये लोग अमन चाहते हैं और अपने हकूक चाहते हैं। आप देख रहे हैं मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में फलस्तीन के लिए बहुत सारी आवाजें उठा रही है, क्योंकि इस वक्त फलस्तीन चंद चीजें उसके ऊपर बमबारी वगैरह हो रही है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के ये तुलबा व तालिबात पिछले 2 महीनों से 1 महीनों से मुसलसल रोड में आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही है। यहाँ कुछ कोर्स तो ऐसे हैं जिसके लिए हुकूमत ने 10,000 रुपए महीने की फीस तय की है। बेशतर बच्चे तो इतने गरीब हैं कि उनके वालिद की महीने की कुल कमाई ही 10-12 हजार रुपए है। ऐसे में सारी तनख्वाह तालीम पर ही लुटा देंगे तो घर के बाकी इखराजात कैसे पूरे होंगे। अगर कोई तुलबा लोन लेकर पढ़ना चाहे तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उसे लोन मिल ही जाएगा और कोर्स पूरा होने के बाद उसे नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसे में इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? KIU एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ का नोटिस ले, वरना फिर आल तलबा अलायंस के जो तलबा एक्टिविस्ट और तंजीमों के नुमाइंदगान हैं वो इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं कि ये किन के अज़ाइम हैं कि तलबा मौकूफ़ कमज़ोर पड़े और यूनिवर्सिटी को फंड एलोकेट ना हो और यूनिवर्सिटी जो अपने ऑडिट में लोकल इंतजामिया को शामिल न करे। इस हवाले से मैं गुजारिश करना चाहूँगा VC साहब और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदगान को कि वो इस हवाले से अपनी सीरियसनेस शो करे ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो हालात हैं या तलबा के जो मामलात हैं वो ख़राब ना हो सके। काराकोरम यूनिवर्सिटी के तुलबा तालिबात का कहना है कि फीस में इजाफे का मामला और इसकी शिकायत जब हमने तालीमी महकमे से करनी चाहिए
तो पहले तो हमें टरकाया गया और फिर इंतजामिया ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे कह दिया कि अगर पढ़ाई करनी है तो इजाफी फीस देनी ही होगी। जाहिर सी बात है कि इससे न सिर्फ तालिब इल्म बल्कि उनके वालिदैन का गुस्सा भड़कना भी लाजमी था। मामले को बिगड़ता देख महकमा डैमेज कंट्रोल में जुटा और फिर ये दलील दी गई कि बढ़ते खर्चों के मद्देनजर फीस बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई मुतबादिल नहीं बचा है। एक लड़का हमने सुना कि आयु आया और एक झूठ बोलकर चला गया। हम सब उसको शेम बोलते हैं। हुकूमत वक्त ने एक ऐसा लड़कों को भेजा जवानों के सामने जिसकी खुद की कोई मैट्रिक पास नहीं है, और हम हुकूमत वक्त चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, फोर्स कमांडर से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि फिलफोर के आयु के इन स्टूडेंट के तमाम मुतालिबात को हल किया जाए। ये जवान, ये नौजवान, ये तलबा व तालिबात कौम के मुस्तकबिल है। आप नौजवानों के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। प्राइवेट कॉलेज अगर फीस में इजाफा करें तो समझ में आता है, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी अगर इस तरह का रवैया अपना रही है तो ये सरासर गलत है। और अभी 6-7 महीने पहले भी तो फीसों में इजाफा हुआ था और तब ये कहा गया था कि कोरोना वबा की वजह से 2 साल फीस नहीं बढ़ी थी। उस वक्त ये दलील तुलबा तालिबात ने हजम कर ली, लेकिन फिर अचानक जिस तरह फीसें बढ़ाई गईं उसने इन सभी को बुरी तरह परेशान कर दिया है। हैरान कुन बात यह है कि वजीर तालीम ये दलील दे रहे हैं कि उन्हें इस मामले के बारे में तफसील से कोई जानकारी नहीं है। इन बयानात और हालात को देखकर तो साफ लगता है कि ये गिलगित बल्तिस्तान के तालिब इल्मों का मुस्तकबिल बर्बाद करने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की एक साजिश है। काराकोरम यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्मों का एहतजाज करना पूरी तरह जायज है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के चप्पे चप्पे में रची बसी कुदरती खूबसूरती और इंतजामिया की जानिब से पुरअमन माहौल पर दी जाने वाली तरजीहात के बाइस मुख्तलिफ तरह के फनो सकाफत के प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं, जिनमें सिनेमा से जुड़ी सरगर्मियां भी शामिल हैं। जहां एक जानिब फिल्म और थिएटरों की फिर से शुरुआत हुई है तो वहीं दूसरी जानिब कौमी व बैनुल अक़वामी सतह के फिल्म फेस्टिवल्स मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर शहर में 2 रोज़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी फिल्मों के साथ साथ बैरूनी ममालिक से आई फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई, जो वादी के अवाम के लिए बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। ये है श्रीनगर शहर का टैगोर हॉल। यहाँ पर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर नामी फिल्म फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले कई मारूफ फिल्मकारों और हिदायतकारों के साथ फिल्म शायकीन ने भी शिरकत की। इसमें बड़ी तादाद में मकामी तलबा तालिबात भी शामिल हुए। फेस्टिवल में आए शायकीन की दिलचस्पी न सिर्फ फिल्में देखने बल्कि फिल्म मेकिंग से जुड़ी बारीकियां जानने पर भी मरकूज रही। दुनिया भर में जितनी बड़ी और अच्छी सिटीज़ हैं उनके अपने फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स वो होस्ट करते हैं, चाहे वो टोरंटो हो, मेलबोर्न हो, न्यूयॉर्क हो। कान फिल्म फेस्टिवल इतना फेमस हो गया है। उसी पैटर्न पे हमने जम्मू में एक फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट किया है, जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसके 3 एडिशन हो चुके हैं। और श्रीनगर में हमने स्टार्ट किया है द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर, जो हमने पिछले साल स्टार्ट किया, पहला एडिशन किया, ये दूसरा एडिशन है। श्रीनगर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का होना इस बात की अक्कासी कर रहा है कि नए भारत का नया कश्मीर
मुल्क की फिल्म सन्नत को बढ़ावा देने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। दूसरी बार मुनक्किदा फेस्टिवल के प्लेटफॉर्म से फिल्मी शोबे के माहिरीन ने लोगों के साथ अपनी राय और तजुर्बों को शेयर किया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि 2 रोजा इस प्रोग्राम में तकरीबन 37 मुल्कों से 200 से ज्यादा एंट्रीज आई थीं। इसमें 17 मुल्कों की 31 चुनिंदा फिल्में पेश की गयीं, जिनसे शायकीन काफी महजूज हुए। कश्मीर जो है, कश्मीर तो स्वर्ग बोला जाता था ना, तो अब स्वर्ग में अगर हमारा फेस्टिवल हो रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। हमारे कश्मीरियों की तो लगे जय जयकार है। देखिए, स्वर्ग था कश्मीर, मोदी जी गवर्नमेंट ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के कश्मीरियों ने इसे और सुंदर बना दिया है। हम बचपन में हमने यहाँ थे थोड़े साल, और आज तो ये बिल्कुल वाकई स्वर्ग लग रहा है। जो कहते थे स्वर्ग है तो यही है, तो कश्मीर स्वर्ग है, और जनता का सारा हाथ है, जनता ही बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्में समाज का ऐसा आईना है जिसमें किरदार अपने जज्बातों को बयान करते हुए हकीकत और फंतासी के अफसानों को दुनिया के सामने रखता है, जिसे देखने वाले खुद को इससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब फेस्टिवल में एक के बाद एक दिखाई गई फिल्मों से शायकीन का भरपूर मनोरंजन हुआ। इसके साथ ही शामिल लोगों को फिल्मों के जरिए दूसरे कल्चर के बारे में जानने का मौका मिला। काबिले जिक्र है कि जम्मू कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी के बाइस मकामी फिल्म सन्नत और उससे जुड़े लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। कि ये इवेंट्स हो जाएं, जो हमारा कश्मीर का लड़का लड़की है, जो यूथ है, फुल ऑफ टैलेंट है। आप देख लीजिए, बाहर जाके भी बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हैं। आज हमारे बच्चे जो हैं वो किस फील्ड में नहीं हैं, इसलिए, और वो तो बाहर हैं। वो कश्मीर में जितना टैलेंट है उसके बराबर कोई नहीं है। हमारे जो आर्ट, कल्चर, ड्रामा, क्या नहीं हमारे पास है, मगर इसको बढ़ावा देने के लिए जैसे ये इवेंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, एंड गवर्नमेंट शुड प्रमोट दिस। श्रीनगर फिल्म फेस्टिवल को कई लिहाज से काफी कामयाब माना जा सकता है। दीगर शहरों में किए जाने वाले फिल्म फेस्टिवल्स की तरह ही इसमें शरीक फिल्म डायरेक्टर्स को प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलने का बेहतरीन मौका हासिल हुआ। इसके साथ ही इस तरह की फिल्मी सरगर्मियों से लोकल फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने की भरपूर उम्मीद भी जगी है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में गैर कानूनी तरीके से रह रहे बाहरी लोगों को ये इलाका छोड़ने के लिए कहा गया है। इसमें पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को ध्यान से पढ़िए। न्यूज इंटरवेंशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों के असातिज़ा एहतजाज पर चले गए हैं। सबरीना मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी तिब्बी सहूलियात के फुकदान की वजह से मकामी लोग हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर हैं। इंफॉर्मेशन एंड PR J&K ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का मिशन यूथ नामी प्रोग्राम मुस्बत तरीके से नौजवानों को समाजी व इक्तिसादी तरक्की से जोड़ रहा है। इसके जरिए नौजवान स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड जनरेशन, तालीम और खेलकूद में कामयाबी की इबारत लिख रहे हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मिलिए 16 साला आर्मलेस आर्चर शीतल देवी से। इन्होंने पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। JKTDC ने एक्स पर पोस्ट किया है कि खूबसूरत डल झील आहिस्ता से मौसम सरमा को गले लगा रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर।
اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور جرائم کے بھارتی تاریخ میں سب سے زیادہ واقعات پیش آئے ہیں۔ پاکستان کے بڑبولے چینل پی ٹی وی کو دوسرے ملک خاص طور سے بھارت کے اندرونی معاملات کو اپنی من گڑھنت خبروں کے ذریعے الجھانے کی بری عادت ہے۔ اس کے لیے وہ کبھی جموں کشمیر میں مقامی لوگوں پر ظلم کی بات کرتا ہے تو کبھی وہ مرکزی حکومت پر بے بنیاد الزام لگاتا رہا ہے، جبکہ پی ٹی وی چینل کو اپنے دیش کے لوگوں پر ہو رہے ظلم دکھائی ہی نہیں دیتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کے سندھ صوبے میں ایک ہندو برادری کی معصوم لڑکی کو اغوا کر کے اس کا مذہب جبراً تبدیل کر دیا گیا۔ اس معاملے کی شکایت پولیس تھانے میں درج کروانے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن اس بات کی فکر نہ تو پی ٹی وی چینل کو ہے اور نہ ہی پاکستان کی حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ گلگت بلتستان کی آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے، لیکن اس غلام خطے کے لیے بجٹ میں کافی کم رقم رکھی جاتی ہے۔ بجٹ میں جو رقم رکھی جاتی ہے وہ اتنی آبادی کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ پاکستان نے اس علاقے میں اپنا ایئر بیس بھی بنا لیا ہے، لیکن یہاں کے لوگ 7 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی خالی ہاتھ ہیں۔ اس کی بڑی اور اہم وجہ ہے حکمرانوں کی غلط نیت اور سیاسی عدم استحکام۔ پاکستان میں حکومت بدلتی ہے تو اس کا اثر صاف طور پر یہاں دکھتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں سیاحت سمیت ترقی کے سبھی کام متاثر ہوتے رہے ہیں۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ یہ بات جگ ظاہر ہے کہ گلگت بلتستان ایک بے حد خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے بھی کافی بڑا ہے، لیکن یہاں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ پاکستان طویل عرصے سے اس خوبصورت علاقے کا استعمال اپنے مفاد کے لیے کرتا آیا ہے۔ یہاں روزگار کے بے حد کم مواقع دستیاب ہیں۔ لے دے کر ایک ٹورزم انڈسٹری موجود ہے، لیکن اس کی حالت بھی خستہ حال ہے۔ وفاقی اور مقامی حکومت نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ کیسے اس علاقے میں سیاحت کی صنعت کو مضبوط بنایا جائے۔ گلگت بلتستان ٹورسٹ ہب ہے پاکستان کا۔ یہاں تو عدم توجہی کی وجہ سے کافی مسائل کا شکار ہیں۔ یہاں گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ سے 3 گنا بڑا ہے گلگت بلتستان کا جو رقبہ ہے، لیکن انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے روڈوں کا حالت آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، خستہ حال ہیں۔ یہاں ٹورسٹ ایزیلی اپروچ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے علاقوں تک خوبصورت علاقے ہیں۔ گلگت بلتستان کے شہری علاقوں تک ہی باہر سے آنے والے سیاح پہنچ پاتے ہیں۔ جو دور دراز کے خوبصورت علاقے ہیں وہاں تک لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ شہری علاقوں تک پہنچنے کے لیے سیاحوں کو خراب سڑکوں کے باعث کافی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ ایسے میں دور دراز کے علاقوں تک ان کے لیے پہنچنا ناممکن ہے۔ پکی سڑک نہ ہونے کی وجہ سے نگر، ہنزا، گلگت اور استور کے بیشتر مقامات سیاحوں کے لیے ایک خواب بنے ہوئے ہیں۔ یہاں کئی خوبصورت جھیلیں ہیں، پہاڑ ہیں، آبشار اور گلیشیئرز ہیں، لیکن سیاحت کے شعبے کے تئیں حکومت کی عدم توجہ کے باعث سیاح ان کا دیدار نہیں کر پاتے۔ ہمارے ایسے علاقے ہیں، ابھی ہنزا نگر جو جیسے بلتستان ہو گئے، یہ سٹی علاقوں تک لوگوں کا اپروچ ہے، ابھی ان ایکسپلورڈ ہے۔ ہمارے جتنے بھی خوبصورت علاقے ہیں، جھیل ہیں، پہاڑ ہیں، گلیشیئرس ہیں، یہ سارے ان ایکسپلورڈ ہیں۔ یہ اس کی بیسک وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے، ہمارے پاس پکی روڈیں نہیں ہیں، تو لوگ خستہ حال روڈوں سے گزرتے ہوئے آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان آج کئی مسائل سے جوجھ رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک ہے سیاسی عدم استحکام۔ اسلام آباد میں نظام بدلنے کا وفاقی کنٹرول والے گلگت بلتستان پر سیدھا اثر پڑتا ہے۔
یہ خطہ مالی اور انتظامی معاملوں کے لیے ہمیشہ وفاقی حکومت کے ماتحت رہا ہے، جیسے کہ پاکستان میں اس وقت نگراں حکومت ہے اور گلگت بلتستان میں ملی جلی سرکار کسی طرح چل رہی ہے۔ دونوں جگہ الگ الگ سیاسی جماعتوں کی حکومت ہونے کا اثر بھی یہاں کی تعمیر و ترقی پر پڑ رہا ہے۔ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے مہدی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے، وہ 3 سال اس نے کیا، 2 سال کیا، تیسرے سال وہ اپوزیشن میں گیا، وفاق میں نون لیگ آ گئی۔ پھر وہ جو پروجیکٹ تھے آپ کے وہ سکھ ہو گئے، سست روی کا شکار ہو گئے۔ پھر آپ کا حفیظ صاحب آ گئے مسلم لیگ نون کے، ماشاءاللہ سے اچھے خاصے کام بھی ہو گئے، لیکن 2 سال اس نے کام کیا، تیسرے سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی، ادھر وہ اپوزیشن میں گیا۔ تو اس طرح ابھی وہ وزیر اعلیٰ 3 سال کام کرتا ہے، 2 سال یا 2 سال کام کرتا ہے، 3 سال ڈمی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر عوام کو جو مسائل درپیش ہیں ان کی وجہ سیاسی کے ساتھ ساتھ مقامی مسائل اور اقتصادی مجبوریاں بھی ہیں۔ یہاں عمر بڑھتی ہے، سیاست دانوں کی تنخواہ بڑھتی ہے، لیکن اگر کچھ نہیں بڑھتی تو وہ ہے گلگت بلتستان کے بجٹ کی رقم۔ یہاں کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بجٹ میں بہت کم رقم رکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا شروع سے ہی واحد مقصد رہا ہے یہاں کی لوٹ کھسوٹ۔ پاکستان اس علاقے میں ترقی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ رہی سہی قصر سیاسی عدم استحکام کے باعث پوری ہو جاتی ہے۔ گلگت بلتستان کی اسمبلی کے لیے انتخابات سینٹ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ایسے میں پاکستان میں وفاقی حکومت بدلنے سے یہاں کافی اثر پڑتا ہے۔ ایسا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ابھی مقامی حکومت کو فنڈز ملنے میں اور بھی دقتیں آئیں گی۔ اس وجہ سے یہاں ترقی کے پروجیکٹس لٹک جائیں گے اور تعطل کا شکار ہوں گے، جس سے یہ علاقہ اور بھی زیادہ پچھڑ جائے گا۔ گلگت بلتستان کی مشکلات دیکھنے کے بعد ایک بار پھر چلتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں پر شعبہ کاشتکاری کو بڑھاوا دینے کے لیے سول انتظامیہ کے ساتھ بھارتی حفاظتی عملہ بھی پوری مستعدی کے ساتھ عمل پیرا ہیں۔ کاشتکاری شعبے کو مزید منافع بخش بنانے کے لیے مختلف بیداری پروگرام منعقد کیے جاتے رہے ہیں۔ اس کڑی میں ضلع جموں کے اخنور علاقے میں آپریشن سدبھاونا کے تحت محکمہ زراعت اور حفاظتی عملے کے مشترکہ تعاون سے کاشتکاری سے متعلق ایک خاص پروگرام رکھا گیا، جس میں شرکت کر کے کاشتکاروں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر کے مختلف دیہی علاقوں میں مقامی عوام کی بہبودی کے لیے صرف سول انتظامیہ ہی نہیں بلکہ بھارتی حفاظتی عملہ بھی اپنے فرض کو بخوبی انجام دے رہا ہے۔ اس سمت میں آپریشن سدبھاونا کے تحت لوگوں کے مختلف فلاح و بہبودی کے کاموں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اس سمت میں جموں کے اخنور میں کاشتکاری شعبے کو بڑھاوا دینے کے لیے حفاظتی عملے کی اور سے بیداری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس اویئرنیس پروگرام میں زراعت محکمے کے ماہرین نے شرکت کی۔ انڈین آرمی نے ایک بہت اچھا کیمپ آرگنائز کیا تھا اور سدبھاونا کے تحت، تو اس میں ہمیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو ہی مطلب مین بتایا گیا تھا کہ ہم نے اسکیمز کے بارے میں بتانا ہے اور نئی نئی ٹیکنیکس کے بارے میں بتانا ہے۔ اور یہاں پہ کافی فارمرز آج آئے ہیں اور ہم نے جو مین ہمارا فوکس تھا وہ ماڈرن ٹیکنیکس آف ایگریکلچر جو ہے اس کے بارے میں بتایا، اور اس میں ہم نے کچھ اولڈ ٹیکنیکس جو ہمارے فارمرز بھول چکے ہیں، جو ہمارے آرگینک کے بارے میں بھول چکے ہیں، وہ اس کے بارے میں بتایا ہے۔ جموں کشمیر میں آئے روز ایگریکلچر سیکٹر میں تبدیلی آ رہی ہے۔ کاشتکاروں کو روایتی طریقہ کار کے ساتھ جدید ترین کاشتکاری کی جانب راغب کروانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اسی بات کے مد نظر حفاظتی عملے کی اور سے ایگریکلچر سیکٹر پر ایک لیکچر پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس میں لوکل پروگریسو فارمرز نے کاشتکاری سے جڑی اپنی رائے اور تجربوں کا تبادلہ خیال کیا۔
काबिले जिक्र है कि यहाँ पर काश्तकारी, मवेशी परवरी, हनी प्रोडक्शन और ऐसे ही कई मुनाफा बख्श सेक्टरों की जानकारियाँ साझा की गयीं। इस कैंप में मॉडर्न मेथड से कैसे एग्रीकल्चर करते हैं उसके बारे में जानकारी दी, पशुपालन कैसे किया जाता है, राशन का रखरखाव कैसे किया जाता है और हमने अपने भारत को किस तरह से उज्जवल बनाना है और किसान भाइयों की आय जो है दुगनी कैसे करनी है उसके बारे में अवेयरनेस कैंप था। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में सिर्फ तकरीर के जरिए ही लोगों को आगाह नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर खेती बाड़ी में काम आने वाले आलात और कीमियाई दवाएं, खाद और हाइब्रिड बीजों की नुमाइश भी लगाई गई। इतना ही नहीं, यहाँ आए शुरा को दिनों दिन मकबूल होती जा रही नामियाती काश्तकारी के बारे में तफसीली जानकारियाँ दी गयीं। हिफाजती अमले की इस मुस्बत पहल से लोग काफी मुतमईन नजर आए। जो भी इस लुभावना तौर पर ये कैंप लगाया है, फार्मिंग कैंप, इसकी हमने जानकारी ली है। इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा भी है और हमें फार्मिंग बारे में फ़ायदा भी होगा। जैसे उन्होंने टेक्निक बताई है उससे चलेंगे, उससे तरीके पर चलेंगे तो हमें उसका फ़ायदा ही होगा। गुज़िश्ता बरसों के दौरान इंतजामिया की दिन रात की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर का नाम न सिर्फ आला दर्जे की ज़रई पैदावार तैयार कदा इलाकों में शामिल हो गया है, बल्कि अपने खास प्रोडक्ट्स की वजह से मुल्क भर में खास मुकाम भी हासिल कर चुका है। इसके पीछे ज़ेरात शोबे से मुताल्लिक बेदारी प्रोग्राम बड़ी वजह है। ऐसे में अखनूर में हिफाजती अमले का ये प्रोग्राम भी अहमियत का हामी है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।